गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। मैं डॉक्टर अंजना सिंह, पीजी डिपार्टमेंट कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। बच्चों का आग्रह था कि सेमेस्टर 1 के कुछ टॉपिक्स क्लियर किया जाए, तो आज मैं सेमेस्टर 1 के CC2 एंशिएंट सिविलाइजेशन विश्व सभ्यता के इतिहास से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। आज के टॉपिक का जो हमारा शीर्षक है वह है सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन करना है। सुमेरियन सभ्यता जो थी, उनका समाज कैसा था, उनके आर्थिक संसाधन कैसे थे, इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर यह सुमेरियन सभ्यता जो थी ये थी कहाँ। आज के दरमियान अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे स्थित है। सुमेरियन सभ्यता, इसे जानने से पहले हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानना होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता आखिर क्या थी? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता उस जमाने में ये कहाँ थी और इस जमाने में ये कहाँ है, इन सब की चर्चा मैं अपने इस वीडियो में करूंगी। मेसोपोटामिया जो कि दो शब्दों के योग से बना है, मेसोस एवं पोटामोस। मेसोस का अर्थ है बीच और पोटामोस का अर्थ है नदी, अर्थात मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ यह निकलता है दो नदियों के बीच की भूमि, जो कि आज के समय में इराक में अवस्थित है। मेसोपोटामिया जो थी वह दजला एवं फरात नदियों के द्वारा सिंचित भूमि थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, जो दजला फरात नदी घाटी में विकसित हुई, इस दजला फरात नदी घाटी में विश्व की 4 और सभ्यता जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आती है, उस प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ। इस सभ्यता के अंतर्गत 4 सभ्यताएं आती हैं। पहला सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा बेबीलोनियन की सभ्यता, तीसरा असीरियन की सभ्यता और चौथा काल्डिया की सभ्यता। तो इस तरह से हमें यह ज्ञात होता है कि जो सुमेरियन की सभ्यता थी वह मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत आती है और इसका विकास जो हुआ है वह दजला एवं फरात नदी घाटियों के बीच हुआ। उन दजला और फरात नदी घाटियों के द्वारा जो सिंचित भूमि आसपास की है वह सभी इसके अंतर्गत आती है। सुमेरियन की सभ्यता यह क्या थी? तो इस सभ्यता का नामांकन जो हुआ था वो सुमेर नगर के आधार पर हुआ था, जो कि दजला और फरात के दक्षिण में स्थित है, और यह 4000 ईस्वी पूर्व में एक घुमक्कड़ जाति ने इसे बसाया था। हालांकि हमारे पास अभी भी संसाधनों का अभाव है जिससे हमें प्रॉपर पता चल सके इस सभ्यता के बारे में। फिर भी जितनी जो संसाधन हमें मिली है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुमेरियन सभ्यता जो थी वह मुख्यतः आर्य सभ्यता से मिलती जुलती है, द्रविड़ सभ्यता से। सुमेरियन सभ्यता के जन्मदाता किस जाति के थे और ये इनका निवास स्थान कहाँ था, यह आज भी हमें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि शायद ये द्रविड़ जाति के ही थे। क्यों? तो भाई इसके पहले सुमेर में जो थी वो थी सेमेटिक जाति, इनका निवास था वहां पर, और सेमेटिक जाति को परास्त करके सुमेरियन ने
अपना वर्चस्व वहां स्थापित किया और तब से यहाँ सुमेरियन लोग बसे। सुमेरियन ने कुछ दिनों तक एलम में निवास किया था। एलम जगह का नाम है और एलम तथा सुमेरियन की सभ्यताओं में काफी कुछ समानताएं हमें मिलती हैं। उनके प्राचीन तत्व लगभग एक जैसे हैं। कुछ विद्वानों का विचार भी था कि उनका संबंध भारतवर्ष की द्रविड़ जाति से था, जिन्हें सैंधव संस्कृति का निर्माता भी कहा गया है या माना जाता है। हमने भी सैंधव सभ्यता में ये देखा कि हमें वहां पे मेसोपोटामिया की कुछ मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह सुमेरियन जो थे भारत की सिंधु घाटी के मूल निवासी थे, जो बलूचिस्तान तथा फारस होते हुए दजला और फरात नदी घाटियों के बीच जाकर इस घाटी में जाकर बस गए। अब इनके राजनैतिक इतिहास पे दृष्टि देने से हमें यह पता चलता है कि सुमेरियन का जो ऐतिहासिक काल था वह 3200 ईस्वी पूर्व तक के लगभग से प्रारंभ होता है। सुमेरिया में जो राजनीतिक एकता थी उसका सर्वथा अभाव था, क्योंकि यहाँ का जो स्टेट था, यहाँ का जो राज्य था, कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। नगर राज्यों का जो इतिहास है हमें ऊर, जो कि एक जगह का नाम है, वहां पे जो खुदाई हुई है उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न राज्यों के अंतर्गत ऊर, एरुडू, एरेक, लगश, निप्पूर, इशीन, लारसा, किश, बेबीलोन आदि राज्यों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इनमें जो निप्पूर था वह बहुत ही प्रसिद्ध था। इस सबसे पहले जो किस, जिसको काशिक का भी कहा जाता है, का नगर राज्य प्रमुख था, जिसका राजा पूरे सुमेरिया का शासक माना जाता था। काशिक का जो पहला राजा था वह था उतुग और किश के बाद सुमेर में एरेक का प्रभुत्व बढ़ा। अब हम सुमेर के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो समाज था 3 वर्गों में बटा हुआ था। उच्च वर्ग, साधारण वर्ग और निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग था उसमें शासक वर्ग, पुरोहित और सैनिक आते थे। जो साधारण वर्ग था उसमें कृषक, व्यापारी एवं शिल्पी आते थे और जो निम्न वर्ग था उसमें दास एवं सर्फ लोग आते थे। तो इस तरह जो समाज है 3 वर्गों में बटा हुआ है। जो उच्च वर्ग थे उनका जो जीवन था बहुत ही शालीनतापूर्ण, विलासितापूर्ण था और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो उनकी स्थिति लगभग दयनीय ही थी। समाज में स्त्रियों का महत्व सबसे अधिक था। स्त्रियों को प्रमुखता दी जाती थी। कहा तो यहाँ तक जाता था कि वो जो दहेज लेकर आती थी उस दहेज पर पूर्ण रूप से स्त्री का ही प्रभाव था। स्त्रियों के जो जिस स्त्री को जो दहेज मिला है उन्हीं के ऊपर यह निर्णय रखा जाता था कि उस दहेज की संपत्ति को वे किस तरह से खर्च कर सकती हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। इसके अलावा स्त्रियों का महत्व इतना अधिक था कि वो हर क्षेत्र में अपना योगदान कर रही थी और स्त्रियों को इतनी स्वतंत्रता वहां प्राप्त थी जो कि बाद के शासकों के समय वहां पे और किन्हीं को प्राप्त नहीं हुई थी। और जो पति एवं वयस्क पुत्र हो अगर नहीं हुआ, जिन भी स्त्री का सपोज कीजिए कि उनके पति की देहांत हो गई, बच्चे नहीं हैं, तो वो सारी संपत्ति की देखभाल वो स्वयं करती थी और उनको पूर्ण अधिकार था कि ये संपत्ति वो किसे दें और किसे ना दें। वह पति से अलग भी अपना एक व्यापार स्थापित कर सकती थी स्वतंत्र रूप से, जिसमें कोई रोक टोक नहीं था। इन सब सुविधाओं के बदले उन्हें लेकिन बंधन भी सहने पड़ते थे।
नैतिक क्षेत्र में उसको पुरुषों से अधिक उत्तरदायित्व निभाना पड़ता था। घर के सारे कार्यों को देखभाल करना, ये सारी चीजें उनके जिम्मे थी। उच्च वर्ग की स्त्रियों की दशा निम्न वर्ग की स्त्रियों से काफी अच्छी थी। सुमेरियन नगरों से जो उत्खनन में हमें प्रचुर मात्रा में श्रृंगार के साधन और आभूषण मिले हैं। इन श्रृंगार के साधनों में अंगूठी, पाजेब, कर्णफूल, गले का हार, ये सब हमें मिले हैं। इसके अलावा एक रानी की समाधि से हमें लघु प्रसाधन पेटिका भी प्राप्त हुई है, जिसमें सोने के पिन वगैरह सब हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि सुमेरियनों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो जो सुमेरियन के आर्थिक जीवन पे दृष्टिपात करने पे हमें पता चलता था कि सुमेरियन का जो आर्थिक विकास था वो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर था। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है दजला और फरात नदी घाटियों के बीच अवस्थित है। तो इन नदियों के द्वारा लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी थी, हमेशा मिट्टी जो बाढ़ से या फिर नदियों के किनारे बसे होने के चलते जो मिट्टी यहाँ की थी वह बहुत ही उपजाऊ थी, जिससे कृषि व्यवस्था बहुत उच्च पैमाने पर थी। इसके अलावा जो कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। कृषि के तौर पर गेहूं, जौ एवं खजूर की खेती प्रमुख रूप से की जाती थी। और पशुपालन के रूप में देखा जाए तो वहाँ पे गाय, बैल, बकरी, भेड़, गधे, इन सब को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया था। और ये लोग घोड़े से उस समय परिचित नहीं थे। और संभवतः यह अनुमान भी लगाया जाता है कि जो पहिए का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि हो सकता है वह बैलगाड़ी के रूप में अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह ढोकर ले जाते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर सूती एवं ऊनी वस्त्र के निर्माण के भी हमें प्रचुर मात्रा में स्रोत प्राप्त हुए हैं। और जो आयात होता था, राज्य इन पे विशेष ध्यान देते थे, व्यापार पर विशेष ध्यान देती थी। जो लोग व्यापार करने के लिए बाहर जाया करते थे उन्हें राज्य की ओर से काफी सहायता प्रदान की जाती थी। इस तरह से देखा जाए तो व्यापार यहाँ अच्छा था। और यहाँ पर सोने, चांदी, तांबा, इन सब से जो निर्मित वस्तुएं थी उनकी अधिकांशतः मांग अधिक होती थी। लोग वस्त्रों पर की बुनाई में भी इसका प्रयोग करते थे। इसके अलावा जो यहाँ का व्यापार होता था वह जल एवं थल दोनों मार्गों से किया जाता था। जो विनिमय का साधन था वह सोने एवं चांदी के माध्यम से ही होता था। इसके अलावा मिस्र, सिंध नदी घाटी तथा एशिया माइनर के देशों से सुमेरियन का व्यापारिक संबंध भी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सुमेरियन जाति जो थी उनका सामाजिक और आर्थिक जो उन्नति थी यह बहुत ही अच्छी थी। तो इस प्रकार यहाँ का व्यापार व्यवसाय भी अच्छा खासा चल रहा था। लोगों को कोई कमी नहीं थी। सरकार के द्वारा भी काफी ध्यान दिया जा रहा था। आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आया हो। धन्यवाद।